सत्ता की साझेदारी का मतलब हमने समझा था ना क्या होता है। तो कौन बताएगा सत्ता की साझेदारी का मतलब? सत्ता मतलब क्या होता है? शासन। हाँ, सत्ता मतलब क्या होता है? सत्ता मतलब होता है शासन। सत्ता मतलब क्या होता है? शासन। और साझेदारी की मतलब क्या होती है? भागीदारी या हिस्सेदारी, है ना। सत्ता मतलब शासन या शक्ति, या फिर इसका एगो मतलब क्या होगा? शक्ति भी होगा। शक्ति, ये हमने बताया था ना आप लोगों को। सत्ता का मतलब क्या होता है? शासन या शक्ति। तो शक्तियों का बंटवारा ही क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी कहलाता है। क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी हाँ कही जाती है। अब इसमें हमने बताया था एक चीज और, लोकतंत्र के बारे में। जनता, जनता में सारी शक्तियां निहित होती है। और ये अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था कि लोकतंत्र जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहा जाता है। तो ये सब आप लोगों को हमने बता दिया। उसके बाद हमने बताया था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में अंतर बताया था ना। तो ये सब इसको रहने देते हैं, सब तो पढ़ा दिया है, सब समझ में आया आप लोगों को। अब इसके आगे चलते हैं। न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रीय कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। सत्ता की विकेंद्री का मतलब ये होता है कि सत्ता यानी शक्ति किसी एक हाथ में न होकर के अलग अलग भागों में उसको बांट देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकेंद्री। विकेंद्रीकरण या केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा कर देना, एक जगह कर देना। अब विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि उसको बांट देना। जैसे मान लीजिए कि इस क्लास में आप लोग हैं, मान लीजिए 100 को 50 जो भी संख्या हो, 30 को, अगर हम 30 लोगों को अलग अलग बिठा दें अलग अलग जगहों पर, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विकेंद्रीकरण। और जब एक ही जगह पर जब हम एक क्लास में बिठा देते इसको हम क्या कहेंगे? केंद्रीकरण। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब ये होगा कि शक्ति किसी एक हाथ में न दे करके बहुत सारे स्तरों पर बांट देना, शक्तियों का बंटवारा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण। जैसे कि हमने बताया था उस दिन आप लोगों को कि प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब एक केंद्र की शासन होती है, एक राज्य की, फिर पंचायत स्तर पर हमारे देश में क्या किया गया? शक्तियों को बांटा गया, किसी एक हाथ में पूरा शक्ति नहीं है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका 2 देश है ना, कि 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पर? बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में कुछ जानेंगे और यही हम लोग क्या करेंगे? इस लेसन की शुरुआत करेंगे। ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धति या सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। इन दोनों कहानियों जो हम लोग जानेंगे, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका का, तो हम लोगों को यह जानने में मदद मिलेगा क्या कि लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। इसके बाद क्या होगी? हम लोगों को जानने में मदद मिलेगी। इससे हम सत्ता के बंटवारे को उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। अब देखिए, पहला बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम एक देश है, श्रीलंका भी क्या है? एक देश है, देश का नाम है। बेल्जियम और श्रीलंका के 2 देश। श्रीलंका का नाम आप लोगों ने सुना है ना, और बेल्जियम का नाम भी सुना, बहुत कम लोग सुना हुआ है। तो श्रीलंका और बेल्जियम क्या एक देश है? बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम क्या है? यूरोप का एक छोटा सा, क्या है? एक महाद्वीप है ना, एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है ना। तो यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे देश आते हैं, उसमें क्या है? एक बेल्जियम देश है, छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी क्षेत्रफल जो है हमारे हरियाणा राज्य सुना है ना, हरियाणा का नाम सुना है ना आप लोग ने, तो हरियाणा राज्य से भी छोटा क्षेत्रफल है इसका। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। इस देश की जो सीमा है वह क्या? फ्रांस से, नीदरलैंड से और जर्मनी लक्समबर्ग से भी लगती है, यानी 4 देशों से इसकी सीमा लगती है। जैसे मान लो कि बहुत सारे राज्य, जैसे गुजरात है, गुजरात का सीमा लगता है ना पाकिस्तान के साथ है। जैसे सीमा का मतलब क्या हुआ? सटे हुए देश। जैसे मान लो कि आपका गांव है, गांव कहाँ है आप लोगों का? राजपुर मान लो गांव है, राजपुर सटा हुआ क्या है? प्रतापगंज है, मिश्रवलिया है, पटकवलिया है ना, इधर दयालगंज है,
दयालगंज है ना उधर, इधर हो गया कपसिया। तो ये सब क्या है, ये सब सटा हुआ क्षेत्र है कि नहीं? तो हम क्या कह सकते हैं कि राज्य की सीमा क्या लग रही है, 4-5 गांवों से सटी हुई है। उसी प्रकार से देश की जो सीमा है वो क्या है, वह 3-4 गो देश से सटा हुआ है। कौन कौन देश है? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। हरियाणा राज्य, उसकी आबादी 2 करोड़ है और इसकी आबादी कितनी है, 1 करोड़ से थोड़ा अधिक। तो हरियाणा की आबादी से क्या हुआ, आधा हुआ। मतलब हरियाणा से भी आबादी में कम आबादी वाला ये देश है, वो बताओ देश बना हुआ है। सोचो कितनी कम जनसंख्या है कि नहीं। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। यह बुनावट या बनावट दोनों एक ही मतलब हुआ। इस देश की जो बनावट है वह क्या है, जातीय बनावट बहुत ही जटिल है, बहुत ही जटिल है ना। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। और इसमें कि देश की कुल आबादी का 59%, यानी कि 1 करोड़ में से 60 लाख लोग कहाँ रहते हैं इस देश में? इस देश में कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं फ्लेमिश में। फ्लेमिश से वहाँ का एक छोटा इलाका है, जैसे हमारे देश में भी राज्य है कि नहीं, अलग अलग बिहार है, गुजरात है, झारखंड है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, सब क्या राज्य है ना। तो उसी प्रकार से इस देश का यह क्या एक राज्य है, फ्लेमिश। इसमें क्या देश की 59% जनसंख्या, 59% कितना हो गया, मतलब लगभग 60 लाख हो गया, 1 करोड़ है तो वहां पर निवास करता है और डच बोलता है। इसकी जो भाषा है इनकी, वो क्या है, वो डच है। जैसे हम लोग राज्य में, हम लोग देश में बिहार है, बिहार की अपनी भाषा भोजपुरी है ना, गुजरात का गुजराती है, राजस्थान का राजस्थानी है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो फ्लेमिश है, इसकी भाषा कौन है, इसकी भाषा डच है, डच बोलते हैं ये लोग, है ना, डच भाषा का प्रयोग करते हैं। शेष 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, बेलोनिया और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि 40% लोग कहाँ रहते हैं, बेलोनिया में रहते हैं, बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। और इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा फ्रेंच है, ये फ्रेंच बोलते हैं। इस भाषा, इसमें कुछ समझना चाहिए नहीं, भाषा है, भाषा मतलब सरदारी को हम लोग समझ रहे हैं ना। तो सत्ता की सरदारी में हम लोग देखेंगे, इस सत्ता की सरदारी को समझाने के लिए एक माध्यम है, क्या है, श्रीलंका और बेल्जियम, या क्या ये दोनों देश है, इस दोनों की कहानी बताई गई है। बस ये इसमें समझाया गया है कि आखिरकार सत्ता में सरदारी क्यों जरूरत है, शक्तियों के बंटवारा क्यों जरूरत है, इसके बारे में बताया गया है। तो अब यह देश है, अब देश में बताया गया कि इस देश में इतने परसेंट लोग यहाँ पर रहते हैं, उनकी भाषा यह है और विभिन्न भाषा बोलते हैं कि नहीं। तो उनके बारे में पहले हम जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद यह बताएगा कि इन लोगों में सत्ता के लिए संघर्ष कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी करेंगे। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। अल्पसंख्यक, अच्छा एक बात बताओ, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का मतलब समझ में आ रहा है? जिसकी संख्या कम होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक। जैसे मान लो कि यहाँ पर 30 लोग बैठे हुए हैं ना, 30 लोग में अगर 2 लोग बोल रहे हैं भोजपुरी, 20 लोग बोल रहे हैं हिंदी, 8 लोग बोल रहे हैं क्या, 8 लोग बोल रहे हैं राजस्थानी भाषा, तो इसमें अल्पसंख्यक भाषा कौन हुआ? नहीं, दो लोग मात्र भोजपुरी बोले तो भोजपुरी क्या हुआ, अल्पसंख्यक हुआ। क्योंकि उसकी संख्या कम है, कम संख्या वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक। और जिसकी ज्यादा संख्या होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुसंख्यक। जैसे मान लो कि धर्म के नाम, जनसंख्या में भी हम लोग के देश में क्या है, हिंदू क्या है, हिंदू बहुसंख्यक है। और वहीं पर सिख ले लीजिए, ईसाई ले लीजिए, क्रिश्चियन, ये सभी क्या है, ये सभी अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक क्यों है, बौद्धिस्ट अल्पसंख्यक क्यों? क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत ही कम है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो उसी प्रकार से यह दे रहा है इसमें कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग, यानी कि इस देश में जो है बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या क्या है, कम है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अल्पसंख्यक। पीछे हमने पढ़ा है ना कि फ्रेंच बोलने वाले लोग कितने होते हैं, देखिए 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, मात्र 40% लोग। और 60% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। तो डच भाषा वाले क्या हुए, अधिक है कि नहीं, इनसे 60% ज्यादा है, 40% ज्यादा है? तो 60% ज्यादा है तो क्या होगा, बहुसंख्यक होगा, अल्पसंख्यक होगा। और 40% क्या होगा, तो समझ में आया ना। तो यही कह रहा है कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। जो और भाषा के लिए, भाषा के अनुसार ये अल्पसंख्यक है, लेकिन बाकी स्तरों पर क्या ये बहुसंख्यक भाषा बोलने वाले जो डच लोग हैं उनसे अधिक है, आर्थिक रूप से मान लीजिए, या फिर शक्तिशाली मान लीजिए, ये सब क्या है, ये अधिक शक्तिशाली है, इनकी ताकतवर, इनमें ये ज्यादा ताकतवर है। पैसा रुपया के मामला में हो, विकास में हो, शिक्षा में हो और अन्य चीजों में क्या है, ये ज्यादा है।
बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। अब देखिए तनाव, फ्रेंच और डच, हमने बताया कि 60% लोग क्या बोलते थे, डच बोलते थे, और 40% लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। लेकिन डच का ये कहना था कि हम लोग की संख्या अधिक है डच बोलने वाले की, लेकिन हम लोग ज्यादा शक्तिशाली कौन है, ये और संख्या, यानी कि जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन वो क्या है, वो हम लोग ज्यादा ताकतवर है। इस बात को लेकर के इन दोनों समूहों में क्या हुआ, टकराव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में क्या थे, कमजोर थे और अल्पमत में थे। देखिए भाषा बोलने के हिसाब से क्या थे, अधिक थे। जैसे मान लो कि यहाँ पे 30 गो लड़की है ना, 30 गो लड़की में से क्या है, 30 गो लड़की में से 20 को क्या बोल रही है, हिंदी बोल रही है, 10 को भोजपुरी बोल रही है। लेकिन 10 को जो भोजपुरी बोलने वाली लड़की है वो क्या है, वह पैसा के मामले में, परिवार के मामले में मान लो कि अमीर घर की है, पढ़ने के मामले में तेज है, लेकिन भाषा के अनुसार क्या है, वो अल्पमत में, यानी कमजोर है, कम जनसंख्या है। लेकिन हिंदी बोलने वाले लोग क्या ज्यादा संख्या, लेकिन इस सब के मामले में क्या है, कमजोर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों में तनाव बढ़ेगा। तो इसकी संख्या इतनी कम है, लेकिन ये हमसे ताकतवर किससे हो गया, होता है कि ना। तो वही इसमें कह रहा है कि भाषा के मामला में तो ये क्या थे, अपेक्षा के तो अधिक थे भाषा या फिर संख्या के हिसाब से, लेकिन समृद्धि के हिसाब से, यानी कि पैसा रुपया के मामले में, शिक्षा के मामले में क्या थे, ये कमजोर थे। किससे, फ्रेंच बोलने वाले लोग से। कौन कमजोर थे, डच भाषी लोग। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें, श्रीलंका। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीलंका क्या है, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीप किसको बोला जाता है, द्वीप उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं जो चारों ओर से क्या हो, जल से घिरा हुआ होता है, यानी समुद्र से घिरा हुआ है। और श्रीलंका क्या है, श्रीलंका चारों ओर से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ देश, उसको हम लोग, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। वह क्या है, एक द्वीपीय देश है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग हैं। दक्षिण एशिया की तरह कह रहा है कि श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय लोग हैं, कई तरह की जाति के मानने वाले लोग निवास करते हैं ना। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। बताइए 74% है, 2 करोड़ जनसंख्या है ना, तो 74% ये लोग हैं। 24 से मान लो 100%, 100 लोग में क्या है, 100 लोग में 74 लोग ये हैं, और बाकी कितना बचा, 26 लोग ही बाकी अन्य जाति के हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किन क्या हुआ, हाँ सिंहलियों, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं है समझ में। जिनकी आबादी क्या है, जो कुल जनसंख्या की 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या के में 18% है। तमिलों में भी 2 समूह है, श्रीलंकाई मूल के तमिल 13%। इसमें भी 2 तरह के लोग हैं तमिल बोलने वाले, एक श्रीलंकाई मूल, यानी श्रीलंका के ओरिजिनल निवासी, मूल निवासी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल। उनकी आबादी कितनी है, 18% में 13% है, और बाकी 5% दूसरे जैसे क्या है। देखिए इसमें बता रहा है, यहाँ पे देखिए कौन है, मार्क है जो ऐसा कलर के, ये क्या है, ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र है, ब्रुसेल्स, ये क्या है, ब्रुसेल्स है ना। ये देखिए ये बेलोन है, ऐसा कलर से यही का नाम। ये सब क्षेत्र क्या है, ये बेलोन का क्षेत्र है। ये क्या है, ये फिलेमिस है, पीला कलर, ये क्या है, फिलेमिस है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन है, और जर्मन भाषी लोग मात्र इतना है। तो सबसे कम कौन है यहाँ पे, सबसे कम बेलोन, फ्रेंच भाषी लोग क्या है, सबसे कम है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद जर्मन भाषी लोग हैं सबसे, उसके बाद कम जनसंख्या किसकी है, जर्मन की। फिलेमिस, ब्रुसेल्स, इनकी लगभग फिलेमिस और बेलोन है। बेलोन की संख्या, इनकी संख्या क्या है, लगभग बराबर ही है।
हिंदुस्तान तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत में लाए गए लोगों की संतान है। जब हम लोगों के पास हम लोग देश पर औपनिवेशिक शासन था, औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या हुआ? अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेज खाली हमें नहीं, हम ही लोग देश पर शासन नहीं करते थे, उस समय वो विश्व के बहुत सारे देशों पर शासन करते थे, है ना। तो उनका जहां जहां शासन था वहां वहां क्या करते थे कि मजदूर के रूप में दूसरे एक देश से दूसरे देश में लोगों को ले जाते थे। उसी प्रकार से भारत के जो तमिल लोग थे उनको वहां पर श्रीलंका में क्या करने के लिए, मजदूरी करने के लिए ले गए थे। तो यहाँ से जो लोग गए थे वहां पे और उनका जो वहां पे संतान पैदा हुआ तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पर वो लोग उनको मूल श्रीलंकाई देश का मूल नहीं मानता है, यानी मूल निवासी वहां का नहीं मानता है। वो लोग क्या मानता है कि ये बाहर से लोग आए हुए हैं यहाँ पर आकर के बस गए, उनको उसको हम लोग क्या मानते हैं, बाहर लोग। जैसे मान लो कि वो गाँव है, गाँव में क्या होता है कि वो तो शुरू से गाँव जब से बसा है तब से रहने वाले लोग हो गए। वो होता है कि बाहर से आए कुछ लोग आए यहाँ बस, जैसे मान लो राजपुर है, अब राजपुर में हम लोग आए तो हम लोग यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मूल राजपुर के निवासी हम लोग नहीं है, बाहर से आकर के यहाँ पर हम लोग घर बना करके रह रहे हैं। और आने वाले समय में इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपना गांव या हम लोग के जो आगे कोई होगा या हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा गांव कहाँ पर है, राजपुर में है। तो उसी प्रकार इसमें भी दे रहा है। श्रीलंका देश में क्या थे, औपनिवेशिक शासनकाल के समय में भारत से मजदूर के रूप में ले जाया गया था वहां पे, और वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया, वहां पर बस गए वो लोग। तो वे लोग क्या हुए वहां पर श्रीलंका के निवासी हो गए, लेकिन श्रीलंका देश के मूल निवासी वो लोग नहीं कहे जाएंगे। वो लोग क्या कहे जाएंगे कि बाहर के लोग थे यहाँ पर आकर के बस गए हैं, यहाँ के निवासी बन गए हैं। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध है, जबकि तमिल भाषी लोग कुछ हिंदू है और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। कह रहा है इसमें कि अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध है। वहां पर जो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हैं जिनकी संख्या सबसे ज्यादा वो क्या है, बौद्ध है, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं। बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं कि नहीं आप लोग, नाम सुना है कभी आप लोगों ने? हाँ, तो बौद्ध धर्म को भगवान बुद्ध का वो लोग पूजा करता है। किसका पूजा करता है? भगवान बुद्ध का। तो बौद्धिस्ट है। उसके बाद दे रहा है तमिल भाषी लोग, जो तमिल भाषा बोलते हैं वे लोग क्या है, वे लोग हिंदू है और कुछ मुसलमान भी है। तमिल भाषी जो लोग है, तमिल भाषा बोलने वाले लोग, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की संख्या है। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितना है, 7%। श्रीलंका का जो पूरा जनसंख्या है उसमें क्या है, पूरा जनसंख्या में 7% लोग कौन है, ईसाई है। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोक दे। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। देखिए, जिनकी ज्यादा जनसंख्या होती है, जिनकी जो अच्छा एक बात मानिए, समाज में जो सबसे ज्यादा मजबूत होता है उसी का क्या होता है, समाज पर दबदबा होता है कि नहीं। आप एक नॉर्मल अपने घर में लीजिएगा तो आपके घर में उसी का ज्यादा माना जाता होगा जो हर तरह से अच्छा हो, या तो पढ़ने लिखने में अच्छा हो, पैसा रुपया बढ़िया कमाता हो, नौकरी करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद घर के सभी लोग मानते हैं कि नहीं। या फिर गांव में देखिएगा तो गांव में सबसे जो अमीर व्यक्ति होता है उसी के बाद पूरे गांव के लोग मानते हैं, यानी दबदबा होता है, जिससे चाहे उसे गांव को चला सकता है ना, जिसके पास शक्ति होता है। तो वही कह रहा है कि इसमें इन दोनों देशों में क्या था, एक जगह तो सिंहली बोलने वाले लोगों की जनसंख्या अधिक थी, एक जगह डच बोलने वाले लोगों की जनसंख्या अधिक थी। तो ये दोनों लोग क्या चाहते थे कि अपने अनुसार हम देश को चलाए, हमारा जो हम जो कहे वही देश में हो। लेकिन भारत में सोचिए, भारत में सबसे ज्यादा किसी जनसंख्या है, हिंदुओं की है कि नहीं। लेकिन एक बात हिंदू क्या हो पाता है, नहीं, बहुत मुश्किल से कोनो बात मनवाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है कि नहीं। राम मंदिर इतना साल से क्या था, फिर भगवान राम जो बंद थे में जेल में नहीं थे, मतलब टेंट में रह रहे थे। और उनका अपना जो जन्म स्थान था, जो हिंदुओं की मान्यता के अनुसार उनका मतलब वास्तविक जन्म स्थान था, वहां पर क्या हुआ था, बाबरी मस्जिद बना हुआ था ना। लेकिन फिर भी यहाँ के हिंदू हम लोग क्या है, सहिष्णु है, हम लोग क्या है, अहिंसा को मानते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहते हैं, दंगा फसाद से दूर रहना चाहते हैं कि नहीं। इसकी वजह से क्या था, वहां पर इतने साल तक हमने कोर्ट की लड़ाई लड़ी, यानी कि हमने ये नहीं कहा कि हमारी जनसंख्या 80% है तो हम दबदबा करके वहां पर जाएंगे और सब मार काट के भगा करके और वहां पर जबरदस्ती मंदिर बना लेंगे। नहीं, हम लोग क्या किया, हम लोग कोर्ट में, कोर्ट से क्या किए, कोर्ट से हम लोग ने
वहां पे लड़ाई लड़ा, केस किया, केस में हम लोग जब जीत गए, प्रूफ दे दिया, कोर्ट ने आदेश दिया, तो हम लोग क्या किया, मंत्री बनवाया, या फिर कोई अन्य भी बात मान लीजिए। लेकिन बहुत सारे देशों में ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत सारे देशों में क्या होता है कि वहां पर जो बहुसंख्यक होते हैं ना, वो अल्पसंख्यक को दबाते हैं। जैसे मान लो कि पाकिस्तान हो गया, और ये बांग्लादेश में क्या घटना आ रहा था, वहां पर हिंदुओं को मार मार के वहां से क्या किया, भगा रहे थे वो लोग। क्या है, क्या कि बांग्लादेश में हिंदू की जनसंख्या है कम है, और मुसलमानों की और धर्मों की क्या है, अधिक है। यानी कि वो लोग क्या है, वहां पर वो लोग बहुसंख्यक है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी दे रहा है कि जिसकी जनसंख्या अधिक होता है, वह क्या चाहता है कि अपने से जो कमजोर है उसको क्या दबा कर रखे, और हमारा जो बात है वही मनवाया जाए। एक सिर्फ हिंदुस्तान एक ऐसा उदाहरण है जहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर तो आबादी सबसे ज्यादा हम लोगों की, मतलब हिंदुओं की है, लेकिन बात हम ऐसा कोई जबरदस्ती हम लोग नहीं करते हैं, उल्टे हम ही लोगों को शिकार होना पड़ता है। जैसे मान लो कि हम लोगों का अभी न्यूज पर आता है कि कहीं पर शोभा यात्रा निकल गया तो पत्थरबाजी हो गया, कहीं पर कुछ हो गया, कहीं पर कुछ हो गया, होता है कि नहीं। लेकिन बाकी जगहों पर ऐसा नहीं है। कि इन दोनों देशों में जो भाषाई आधार पर टकराव हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे आगे। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, बात का मतलब क्या हुआ कि उनका दबदबा, बहुसंख्यक का मतलब हमने बताया ना, बहुसंख्यक किसको बोलते हैं, जिनकी जनसंख्या अधिक होती है। वह चाहे बहुसंख्यक बहुत सारे स्तरों पर हो सकते हैं, भाषा के स्तर पर हो सकते हैं बहुसंख्यक, धर्म के स्तर पर बहुसंख्यक हो सकते हैं, संपत्ति के आधार पर बहुसंख्यक हो सकते हैं, जनसंख्या के आधार पर बहुसंख्यक हो सकते हैं, मतलब अलग अलग मापदंड है। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। भारत कब आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ 1947 में, और श्रीलंका कब आजाद हुआ था, 1948 में। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। सिंहली लोग जो थे वह क्या थे, अपनी जनसंख्या, उनकी जनसंख्या सबसे अधिक थी, तो वो लोग चाह रहे थे कि सत्ता पर क्या करें, हम लोग कब्जा हम लोग का दबदबा, हम लोग वहां पर बात मानी जाए। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। बहुसंख्या परिस्थिति का मतलब यह होगा कि बहुसंख्यकों को संरक्षण देना, बहुसंख्यक गलती भी करे तो उनके बात को मानना, है ना। कई कदम इन्होंने उठाए वहां की सरकार ने। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। वहां पर एक कानून बना कब, 1956 में। और 1956 में जो कानून था उसमें कहा गया कि यहाँ पर जो सिंहली है वही वहां का राष्ट्रीय और राजकीय भाषा होगा। और जो उसके बाद वहां पर एक तमिल छोड़ करके, मतलब सिंहली को खाली तमिल को दरकिनार कर दिया गया। क्यों, क्योंकि तमिल बोलने वाले लोगों की संख्या कम थी। 74% लोग कौन थे, सिंहली बोलने वाले लोग थे। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। ठीक है, कौन है, बुलाइए। यानी जो बहुसंख्यक थे उनको प्राथमिकता दी जाने लगी। यानी कि पहले सिंहली बोलने वाले लोगों को भर्ती लिया जाएगा। पहले सिंहली बोलने वाले लोग भी क्या बोलेंगे, टीचर बनेंगे, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनेंगे, यह बात कही गई। सरकारी नौकरियों में क्या दिया गया, उनको छूट दिया गया। और तमिल बोलने वाले लोग थे उन पर ध्यान नहीं दिया गया। संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि राज्य सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। देखिए कि वहां का संविधान देखिए, श्रीलंका का, वहां पर क्या कहा गया, वहां पर कहा गया कि सरकार जो है बौद्ध धर्म को बढ़ावा देगी और उसको संरक्षण देगी। लेकिन हम लोग जो देश का संविधान वो कैसा है, वह संविधान जो है धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। यानी कि वह किसी धर्म को संरक्षण देने का बात नहीं कहता है। और यह बात इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुसंख्यक कौन है, हिंदू है। यहाँ पर हिंदू ने यह नहीं कहा कि नहीं, जबरदस्ती नहीं कहा कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ हम लोग को संरक्षण दिया जाए। इसलिए हम लोग देश में कैसा बना संविधान, संविधान जो बना वह धर्म निरपेक्ष बना, उन्हें बढ़ावा देगी। उसके बाद एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। बेगानापन मतलब अलगाववाद, यानी कि उन्होंने, और जो मान लीजिए सिंहली बोलने वाले लोग उनको ज्यादा प्राथमिक, अब यहाँ पर 10 लड़की बैठी है और किसी एक खास लड़की को हम क्या ज्यादा ध्यान दे या फिर उसके ऊपर ज्यादा लगाव रखे और बाकी लड़कियों की बात ना सुने, तो बाकी लड़की जो है वो क्या करेगी, हम पर गुस्सा होगी। हाँ ठीक करेगी, गुस्सा होगी, नाराजगी व्यक्त करेगी, चाहे उसको लगेगा कि नहीं सर मतलब अपना नहीं समझेगी, समझेगी अपना क्या है कि वो कहेगी कि सर तो खाली उसी पर ध्यान देते हैं, हम लोग को कोई ध्यान नहीं देते हैं।
तो हम लोग का पढ़ना ना पढ़ना यहाँ पर क्या फायदा है, चलो हम चलते हैं यहाँ से, या फिर बगावत कर देगी, लड़ाई झगड़ा कर देगी, तो एक नहीं ना होगा चीज। तो उसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सिंहली बोलने वाले जो लोग थे उन पर तो ज्यादा ध्यान दे रही थी सरकार, यानी बौद्ध धर्म के लोगों पर ज्यादा ध्यान दे रही थी, लेकिन तमिल बोलने वाले जो लोग थे, जो यहाँ पे हिंदू ईसाई थे, तो वो लोग उस पर ध्यान, हिंदू और मुसलमान थे उन पर ध्यान वहां पे नहीं दिया जा रहा था। इसके कारण वहां पर क्या हुआ, संघर्ष बढ़ने लगा कि भाई हम दोनों लोग इसी देश के निवासी हैं, तो फिर हम पर क्या नहीं ध्यान दिया जा रहा है, हमारे विकास के बारे में क्या नहीं सोचा जा रहा है, खाली एक ही समुदाय के बारे में क्या विशेष फैसला लिया जा रहा है। इससे क्या हुआ, दोनों समुदाय के बीच नाराजगी बढ़ा, और उसका कारण यह हुआ कि वहां पर फिर विवाद व गृह युद्ध का संभावना बन गया था। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है, नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। देखिए अब मोटा मोटी एक बात हम आप लोग समझा रहे हैं, जिससे मान लो कि यह जो देश, यह जो कला से क्या तो बंद कर देता है। मान लो कि यह जो क्लास वो क्या है, वह श्रीलंका देश है, उदाहरण दे रहे हैं ना, मान लो खाली, मान लो श्रीलंका देश है ना, और यहाँ पे जो है सरकार कौन है, सरकार हम है, मान लो शासन कर रहे हैं हम यहाँ पे, और ये आप लोग क्या है, आप लोग जनसंख्या यहाँ पे रहने वाले लोग हो गए, यहाँ के निवासी हो गए। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे यानी 10 गो में से 8 लोग क्या है, 8 लोग यहाँ पर हिंदी बोलते हैं, है ना, या बौद्ध धर्म को मानते हैं, और 2 लोग क्या करते हैं, 2 लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि खाली जो 8 लोग यानी जिनकी जनसंख्या अधिक है बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों की, उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनके भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका बात हम सुन रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, और 2 लोगों को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, कि वहां पर 2 लोगों का 8 लोगों के प्रति नाराजगी बढ़ गया, उनसे मनमुटाव हो गया, आपस में दुश्मनी हो गया, और दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, भिड़ गए। यही बात इसमें समझाया जाता है, कोई खास नहीं है ना। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। सही बात है, अच्छा मांग किया इन्होंने, शिक्षा और स्वास्थ्य या फिर अन्य जो गतिविधियां थी उनमें समान अवसर। अब मान लो वैकेंसी निकाले किसी चीज का और उसमें 2 लोगों को छाट दे, 8 लोगों खाली उसमें यदि करे, एलिजिबल घोषित करे, यानी योग्य घोषित करे, खाली वही लोग वो फॉर्म को भर सकते हैं। ये गलत होगा कि नहीं?